Hello dear students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, I hope you all are well at your home. I request all the students to keep their books along with you. So students, today we are going to start our 8th chapter, that is controlling. As we know, controlling is a process of keeping the vigilance on the employees who are working in the organization. In controlling, we keep all the things manageable, and we check the deviations which we are getting from the planning stage. देखिए डेविएशंस का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम प्लानिंग स्टेज की बात करते हैं, प्लानिंग स्टेज में हमारे टारगेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, हम लोग गोल सेट करते हैं और उन गोल से रिलेटेड क्या डेविएशंस हमारे सामने आए उन डेविएशंस को देखा जाता है. अगर डेविएशंस ज़्यादा हैं तो क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उनके बारे में बात की जाती है. देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ छोटे मोटे डेविएशंस आते हैं, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन जब बात करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है तो उस केस में क्या लेने पड़ते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द टर्म, द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग इज controlling is an important function of the manager. In order to seek the planned result from the subordinates, a management needs to exercise an effective control. इसका मतलब कंट्रोलिंग के अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं कि भाई जो भी टारगेट्स हमने बनाए हैं, जो भी टारगेट्स हम अचीव करना चाहते हैं, क्या वो टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं या उनमें कुछ ना कुछ डेविएशंस आ रही हैं. तो जनरली क्या किया जाता है, सबऑर्डिनेट के ऊपर एक कंट्रोल रखा जाता है कि भाई अगर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेक्टिव एक्शंस हम लोग ले सकते हैं ताकि जो सेट टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके. सो इन द कंट्रोलिंग ensures that organization resources are being used effectively and efficiently. इसका मतलब जो टारगेट्स हैं वो टाइम पे अचीव होने चाहिए और जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स इन द मिनिमम कॉस्ट वी हैव टू अचीव द टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. दैट मीन्स अगर हमने प्लानिंग कर ली और उसके बाद किसी के ऊपर विजिलेंस नहीं रखा, कंट्रोलिंग नहीं रखी, तो क्या होगा, हर एम्प्लॉय अपनी अपनी तरीके से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं किया जा सकता. लेकिन सपोज कीजिए कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर क्लोज विजिलेंस रखा जाता है, उसको डर है कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे जो सुपीरियर्स हैं वो मेरे को क्या कर सकते हैं, मेरे को ऑर्डर्स दे सकते हैं, मेरे ऊपर पनिशमेंट्स इंप्लीमेंट की जा सकती है. तो फर्स्ट थिंग इज अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नाउ द मेन पर्पस ऑफ द कंट्रोलिंग इज टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. जो टारगेट्स हमने सेट किए थे उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जा सकता है वो देखा जाता है. सेकेंड थिंग इज कैसे डेविएशंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डेविएशंस का मतलब क्या हो गया कि भाई देखिए जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो प्लान को एक्चुअल में देखा जाता है कि कितना अचीव किया गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आपके रिजल्ट्स की. आप जब एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो एक टारगेट सेट होता है आपके माइंड में कि भाई जब हमारा 12th क्लास का रिजल्ट आएगा तो हमें 80% अचीव करना है, हमें 90% अचीव करना है. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो टारगेट जो प्लानिंग बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स कभी कभी अचीव नहीं हो पाते. तो वो चीज़ क्या हो गई, जो प्लानिंग हमने की और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे सामने निकल कर आए उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डेविएशंस बोला जाता है. नेक्स्ट थिंग इज जजिंग एक्यूरेसीज ऑफ स्टैंडर्ड्स. दैट मीन्स जो टारगेट्स हमने बनाए क्या उनको अचीव करना पॉसिबल है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं क्या उस प्लान को इजीली अचीव किया जा सकता है क्या. तो ये कैसे डिसाइड करता है, हाउ कैन वी डिसाइड दिस थिंग. देखिए क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखा जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है तो क्या टारगेट्स उसने अचीव किए और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, फ्यूचर्स के गोल्स डिसाइड किए जाते हैं. आज मैं बात करता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है और अगर मैं टारगेट सेट कर देता हूँ 1200 यूनिट्स, तो ये डेफिनेटली अचीव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी काम करता हूं तो 1000 यूनिट से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा. तो जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए वो स्टैंडर्ड्स भी ऐसे होने चाहिए जिनको इजीली अचीव किया जा सके. नेक्स्ट थिंग इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. दैट मीन्स जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, देखिए जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज मेरे पास दो तरीके से हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग इज जो मेरे पास मशीनरीज हैं,
रॉ मटेरियल्स हैं वो भी रिसोर्सेज हैं, एंड नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन कैपिटल, वो भी किसका पार्ट है, रिसोर्सेज का। तो जो ह्यूमन कैपिटल मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, मींस जितना काम मैं मैक्सिमम उनसे करवा सकता हूँ उतना करवाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव किया जा सके। तो नेक्स्ट थिंग इज जो रिसोर्सेज मेरे पास है उनका एफिशिएंट यूटिलाइज करना, उनका स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए। स्पॉइलेज दैट मींस वेस्टेज। किसी भी रिसोर्सेज को अगर आपने एम्प्लॉय किया हुआ है अपने पास, वो आपके पास काम करने आ रहे हैं और आप उनसे कोई भी काम नहीं करवा रहे, तो देखिए ये चीज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकती है, एडवर्स हो सकती है। किस तरीके से कि भाई जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको मुझे सैलरी तो पे करनी है, ठीक है, वो मेरे से सैलरी लेगा, वो मेरे से वेजेस लेगा, लेकिन अगर मैं उससे काम नहीं करवाऊंगा तो ये मेरी कॉस्ट को तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई भी आउटपुट मेरे सामने निकल कर नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं हम लोग, द फोर्थ पॉइंट इज इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखिए क्या होता है, अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कैसे इंक्रीज करते हैं। बात की जाए कि भाई अगर एम्प्लॉय को पता होगा कि एडवांस में उसे करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या हैं, कैसे उनको अचीव करना है, अगर हमने वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही बता रखी है तो एम्प्लॉय को भी सही तरीके से एम्प्लॉय किया जा सकता है, वो जो वेस्टेज एक्टिविटीज कर रहा था उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय टारगेट्स के लिए काम करता है, उसको कुछ एप्रिसिएशन दी जाती है, तो एम्प्लॉय क्या होता है, और भी ज्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ensuring order and discipline, that means you have to respect your superiors। जो भी orders आपको मिल रहे हैं उनको आपको टाइम टू टाइम फॉलो करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको रिसीव हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ठीक है, राइट। अगर आप कोई भी काम अपने अकॉर्डिंग करते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो काम करने के लिए, ठीक है, वो आपको करने के लिए मना किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, दैट मीन्स जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ। दैट मीन्स आपको अगर कोई भी इश्यूज आ रहा है तो आप अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेट करो, उनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं तो वो आपसे कम्युनिकेट करें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सब लोगों के बीच में। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके जो सुपीरियर्स है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो आपकी क्वेरीज का सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, तो उसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप अराइज हो जाएगा। आप भी क्या होगा, कोई भी बात अपने सुपीरियर को पहुंचाने में डरोगे, ठीक है, आपको भी ये लगेगा कि यार अगर मैं सुपीरियर को बता भी देता हूं तो उससे अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इससे बेटर है कि जो मुझे बेस्ट लगता है, जिस तरीके से मेरे को लगता है कि काम को अचीव किया जा सकता है, मैं उसी तरीके से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेता हूं, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, so let's discuss about the limitations of the controlling. Now first thing is difficulty in setting the quantitative standards। देखिए क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी क्वांटिटी के बेसिस से बात की जाए, ठीक है, तो क्वांटिटी को तो मेजर किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट्स, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय का काम करने का तरीका, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो जब हम सेट कर रहे हैं कोई भी स्टैंडर्ड्स, तो उसमें ओनली जो क्वांटिटेटिव चीजें हैं उसी को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव कभी भी कंपेयर नहीं की जा सकती, बिकॉज ये एक ऐसी चीज होती है जो एम्प्लॉय के अंदर होती है। अब कोई एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, हम उस चीज पे अपना कंट्रोल नहीं रख सकते। लेकिन जब बात आती है क्वांटिटी की, कि भाई देखिए कोई भी स्टैंडर्ड सेट करना है तो उसमें हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए तो वो क्या होते हैं भाई, इसमें आती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम आज कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हम बहुत पहले से पढ़ के आते हैं इकोनॉमिक्स में कि भाई टी एंड कॉफी बोथ आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफ ईच अदर। अब आज बात करें कि अगर मेरे सामने मैं टी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है फॉर एग्जांपल कॉफी, तो क्या होता है, बहुत सारे कंज्यूमर स्विच कर जाते हैं उस चीज के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये एक ऐसी चीज है जिसपे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उनकी परचेजिंग पावर है, वो चीज ऐसी है जिसपे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है, इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे गवर्नमेंट की बात करी हमने, पॉलिसीज के बारे में,
अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके बारे में, अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है मार्केट में जो सेम ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो उस कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज, बिजनेस करने के तरीके पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कैसे ना कैसे करके क्या कर सकते हैं, मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में हर एम्प्लॉय का नेचर अलग अलग होता है। कई बार हम कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट विजिलेंस उनके ऊपर कर देते हैं, जैसे हमने कैमराज सेटअप कर दिए, हमने उनके वर्किंग के लिए पंचिंग सिस्टम लगा दिया। तो कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयज बहुत फ्री एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं, वो इन चीज़ों के कभी भी फेवर में नहीं रहते। वो चाहते हैं कि भाई जब हम काम कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, हमें एक फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए काम करने के लिए, राइट। तो क्या होता है कि भाई हो सकता है उनकी जो फ्रीडम है उस पर क्या हो जाए, रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। जैसे हमने बात करी क्लोज सर्किट कैमरास, सीसीटीवीज, ये ऑर्गेनाइजेशन में लगाए गए। लेकिन क्यों लगाए गए, ताकि जो एम्प्लॉय आ रहा है, आने के बाद उसने क्या क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की उसके ऊपर क्या किया जा सके, क्लोज कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए क्या होता है कि कई एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई ऐसा विजिलेंस होना चाहिए, वो एक फ्री एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज ओके, कॉस्टली अफेयर्स। देखिए कॉस्टली अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो उसके लिए ये मेजर्स अडॉप्ट करना इजी हो जाता है। लेकिन बात करें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है, जिसके पास इतनी फंडिंग नहीं है, एक बहुत लिमिटेड एरिया में वो अपना बिजनेस कर रही है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, वो ऐसे सेफ्टी मेजर्स, ऐसे कंट्रोल्स अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग करना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, इजी टास्क हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास फंड्स की कोई भी कमी नहीं होती। लेकिन अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप है, जिसके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए क्या हो जाता है, उनके लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, राइट। ओके, so these are the limitations of the controlling. Next thing is relationship between planning and controlling. As you know, this topic has been deleted by CBSE for session 2020 and 21, so we are not going to discuss this particular topic. Okay, you can mark it in your book that this particular topic, relation between planning and controlling, has been deleted. So the next topic which we are going to study in this video, that is process of controlling. ठीक है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस की अगर बात हम लोग करें तो इसको हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड इज मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी चीज कंट्रोल करने जाते हैं तो हमने जैसे बात करी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मींस जिस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं एक बेस हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक्चुअल आउटपुट निकल कर आएगा तभी आप क्या कर पाओगे, उस चीज को कंपेयर कर पाओगे। देखिए कैसे, बात करते हैं कि भाई आपके एग्जाम का रिजल्ट, हम अब पर्टिकुलर बात करते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। देखिए एग्जाम में क्या होता है, हम लोग जब अपनी 12th क्लास में आए, कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ये आए 12th क्लास में, जब इन्होंने 12th क्लास में एडमिशन लिया तब इनका टारगेट था कि भाई मुझे 90% अचीव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिस्टर ए हैं इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई मुझे अपनी 12th क्लास में 90% अचीव करना है। अब होगा क्या, ये जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया, पहले चीज ये देखी जाएगी क्या ये 90% उसके लिए अचीव करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ये देखेंगे जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए क्या उनको अचीव करना मेरे लिए पॉसिबल है, क्या मैं इसको इजीली अचीव कर सकता हूं क्या। नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं क्या करूंगा, जो स्टैंडर्ड्स मैंने मेरे पास आए हैं उसके लिए मैं जो एक्चुअल रिजल्ट मेरे पास निकल कर आया, फॉर एग्जाम्पल जब रिजल्ट आया मेरे 85% ही अचीव हुई, तो इसका मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 90% और जो एक्चुअल आया 85%, इन दोनों में क्या आ गया, गैप आ गया। कितने परसेंट का, 5% का। तो यही चीज मेरे लिए क्या हो गई, डेविएशन हो गई। और अब मैं क्या देखूंगा कि भाई ये जो 5% का गैप आया इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है, क्या प्रॉब्लम इसमें मेरे साथ आई जिस वजह से ये जो गैप है मेरे सामने अराइज हुआ।
ठीक है। तो यही प्रोसेस किसका होता है, कंट्रोलिंग का। फर्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको फिर एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है, और जो कंपेयर करने के बाद डेविएशंस निकल कर आते हैं, उन डेविएशंस के रीजंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। क्योंकि हम एक चीज देखते हैं कि भाई जब कंट्रोलिंग है, जब हम पढ़ते हैं प्लानिंग स्टेज, जब ये चीज हम डिस्कस करते हैं कि भाई कंट्रोलिंग पे आने के बाद प्रोसेस एंड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये जो डेविएशन आया, अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लूंगा तो ये डेविएशंस हर बार आएंगे। तो मेरे को क्या करना है, एक कुछ एक्शन ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि मैं इस गैप को क्या कर पाऊं, कवर अप कर पाऊं। तो क्या होता है कि जब कोई डेविएशंस निकल कर आते हैं तो फिर वापस से हम कहाँ पे चले जाते हैं, अपने प्लानिंग स्टेज पे वापस से चले जाते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है ताकि जो डेविएशंस हमारे निकल कर आए वो डेविएशंस वापस से ना हो, और हम हमारे टारगेट्स को जो 90% अचीव करना था वो एग्जैक्टली अचीव कर पाए। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप आपका है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मतलब इस स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूं, अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं। जो 90% मैंने वाली आपको बात बताई, यहाँ पे वो स्टेप लिया जाएगा कि भाई मेरे को सबसे पहले अपनी प्लानिंग करनी है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है जिससे मैं एक्चुअल रिजल्ट को क्या कर पाऊंगा, कंपेयर कर पाऊंगा। अब देखिए क्या होता है, ये स्टैंडर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, या तो क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। इसका मतलब क्वांटिटेटिव कैसे, जैसे हमने बात करी नंबर्स में। क्वालिटेटिव इसका मतलब एम्प्लॉय का बिहेवियर हो गया कि भाई उस बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है, कितने चेंजेस मैं उसमें लेकर आ सकता हूँ, क्या क्या स्टेप्स मुझे ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। नेक्स्ट थिंग अगर बात करूं मैं, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस से उस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई जो 90% मैंने टारगेट सेट किया था उससे एक्चुअल चीज को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि भाई जो टारगेट्स मेरे एक्चुअल अचीव हुए हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर बात की जाए, नेक्स्ट अब क्या किया जाता है कि यहाँ पे आकर डेविएशंस निकाले जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी 90% है और जो 85% वाला है हमने एग्जाम्पल लिया, उन दोनों को देखा जाएगा, उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। दैट मीन्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डेविएशंस मेरे आए उनके रीजंस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि भाई ये जो डेविएशन आया किस वजह से आया, जो रिजल्ट मेरे पास निकल कर आया और जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो डिजायर्ड रिजल्ट है उन दोनों में क्या डेविएशंस मेरे सामने निकल कर आए हैं। बेसिकली बात की जाए तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमारे सामने एक चीज निकल के आती है। दो कंसेप्ट यहां पे बताए गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट मेथड और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए क्रिटिकल पॉइंट मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई हम यहाँ पे जो भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो क्रिटिकल चीजें हैं, उनके ऊपर देखते हैं कि भाई क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे डेविएशंस के। जैसे आपके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज इन 5% लेबर कॉस्ट। अब अगर बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, देखिए लेबर कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो मेरे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट होती है। अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब मेरे को ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी अपनी लेबर्स को, तो डेफिनेट सी बात है जो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर बात की जाए पोस्टल चार्जेस, तो एक ऐसे चार्जेस हैं जो डायरेक्टली मेरी कॉस्ट को, जो मेरी यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही है उस कॉस्ट को इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या देखा जाएगा कि भाई ऐसे कौन कौन से रीजन है, ठीक है, ऐसा क्या रिजल्ट, क्या एरिया ऐसे हैं जो मेरे अल्टीमेट प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कॉस्टली बना रहे हैं, वो चीज हो गई। सेकेंड आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों को देखा जाएगा तो हम किसी भी चीज को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो मेरे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको मैं क्या कर पाऊं, कम कर पाऊं। कैसे, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरी कोई भी कॉस्ट 2% से इंक्रीज होती है, मींस अगर सपोज मेरी कोई लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है 2% से, तो देखिए इतना डेविएशंस तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि भाई 2% 3% इंक्रीज हो रही है तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन सपोज मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई 5%, तो ये डेफिनेटली कंसीडरेशन वाला मैटर आ जाता है मेरे सामने कि भाई अगर कॉस्ट 5% इंक्रीज हुई, लेबर ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो डेफिनेटली बात है मेरे प्रोडक्ट की प्राइस को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर छोटे मोटे डेविएशंस आपके सामने आ रहे हैं तो उन डेविएशंस को आप इतना ध्यान ना दें तो चल जाएगा। आप ये ऐसी कॉस्ट है जिसको आप कवर अप कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई जो रॉ मटेरियल है वो भी इंक्रीज होगा, जो प्रोडक्ट की प्राइस आज मुझे मिल रही है फ्यूचर में डेफिनेटली बात है उससे एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे को इसके लिए बियर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी कॉस्ट ज्यादा प्राइस पे इंक्रीज होती है, बहुत रैपिड चेंज उसमें आता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, मेरे जो सेल है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर लेबर ने अपनी प्राइस इंक्रीज करी तो उसके पीछे रीजन क्या है और इस प्राइस को मैं कैसे कम कर सकता हूं, राइट। ओके, उसके बाद अपना जो स्टेप आता है लास्ट, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो फाइनल स्टेप है, जब मेरे को डेविएशंस के बारे में पता चल गया, जो मेरी प्रॉब्लम थी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में पता चल गया, तो अब मुझे क्या करना है, ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे मैं अपने डेविएशंस को कंट्रोल कर पाऊं। मींस जो हमने एग्जांपल लिया था 95 और 85% का, कि मुझे क्या स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे मैं अपनी जो डेविएशंस आए हैं उसको क्या कर पाऊं, उन डेविएशंस को कंट्रोल कर पाऊं। तो जनरली हमने क्या किया, हमारा मेन टारगेट क्या था, जो प्लानिंग हमने करी थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उस डेविएशंस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो दिस इज ऑल with our chapter controlling. I hope you have understood the meaning, advantages, limitations and the process of controlling. Read the chapter from the NCERT book again. Thank you and have a nice day.